Hello friends, so today we are going to discuss chemical grains of group number 15. आज हम लोग ग्रेन्स के अंदर सबसे पहले टॉपिक लेने जा रहे हैं जो है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन. बराबर. अगर आपको कहीं पर भी फॉन्ट छोटे लग रहे हैं तो मेक श्योर कि आप ये पॉज करके उसको थोड़ा सा एनलार्ज कर लेना, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स जो है वो बहुत सारा लेंथी मटेरियल है, उसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया हुआ है. तो सबसे पहले है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, यानी ग्रुप नंबर 15 के जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो हाइड्रोजन के साथ किस टाइप के कंपाउंड्स बनाते हैं. तो हमने देखा है कि इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट की वेरिएशन है उसके बेसिस पे और रियल एक्सिस्टेंस जो है हमें मालूम है कि नाइट्रोजन एमोनिया बनाता है हाइड्रोजन के साथ, फास्फोरस फॉस्फाइन बनाता है. तो इसी तरह से एक जनरल टेंडेंसी लिखा हुआ है कि ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट्स EH3 टाइप के हाइड्रेट्स बनाएंगे, where E is the what group number 15 के एलिमेंट्स. E की जगह पर आपको क्या रखना है, ग्रुप नंबर 15 का कोई भी एलिमेंट रख दो, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ. बराबर है. मॉस्कोवियम का हाइड्रेट अभी आया नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर लिखा है NH3 दैट इज कॉल्ड एमोनिया, PH3 को फॉस्फीन कहेंगे, RC बराबर SBH3 को स्टीबाइन कहेंगे, BiH3 का नाम है बिस्मुथाइन. फिर से एमोनिया, फॉस्फेन, आर्सेन बराबर है स्टीबाइन और बिस्मुथाइन. ये लिख ले अपनी नोटबुक के अंदर. दूसरा स्पेशल यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि लाइटर एलिमेंट्स यानी कि नाइट्रोजन और फास्फोरस जो है यही हाइड्रेट्स बनाते हैं, ऐसा नहीं है. लाइटर एलिमेंट्स फॉर्म्स हाइड्रेजाइड्स. हाइड्रेजाइड यानी कि नाइट्रोजन बनाएगा N2H4 जिसका नाम है हाइड्रेजिन. इसका नाम क्या है, हाइड्रेजिन. मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था हाइड्रेजिन P2H4 भी बनाता है. बराबर है P2H4. अच्छा, नाइट्रोजन स्पेशल केस के अंदर, नाइट्रोजन स्पेशल केस के अंदर एक हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड बनाता है जिसका फॉर्मूला है HN3. हाँ, ये NH3 नहीं है, गलत नहीं, सही लिखा हुआ है. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशल टाइप ऑफ हाइड्रेट दैट इज कॉल्ड हाइड्रोएजोइक एसिड. क्या नाम है इसका, हाइड्रोएजोइक एसिड. तो ये तो हो गई इंफॉर्मेशन की बात है. अब हम लोग मूव करेंगे. तो हमने 11 के अंदर केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा हुआ है कि एमोनिया का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ट्राइगोनल पिरामिडल. क्यों ऐसा होता है वो भी हमने सीखा था. नाइट्रोजन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन है 1s2 2s2 2p3, उसके अंदर 2p में जो 3 इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है. इसका मतलब ये हो जाता है कि 3 जो है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन और s के इलेक्ट्रॉन वो मिलके क्या बनाते थे, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल. sp3 के अंदर बेटा क्या था, तो वहां पर आप लोग ऐसे ड्रॉ करते थे जहां पर एक 2s और 3 2p ऑर्बिटल जो है इंटरमिक्स होकर नई ऑर्बिटल्स बनाती थी जिसका नाम था sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स. और इसके अंदर जब इलेक्ट्रॉन्स को रीअरेंज करते थे तो एक इलेक्ट्रॉन की पैर थी और बाकी 3 जो थे अनपेयर इलेक्ट्रॉन थे. ये 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन जो थे उसने हाइड्रोजन की 1s के साथ क्या कर दिया, बॉन्ड बना लिया. तो बन गया कोवेलेंट बॉन्ड बाय द शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन. नाइट्रोजन की sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, नाइट्रोजन की sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कैसी होती है, तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4. यहाँ पर हाइड्रोजन के क्या आ जाएंगे, 1s ऑर्बिटल के साथ ये ओवरलैप करके बॉन्ड बना लेगी और नाइट्रोजन के ऊपर एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचेगा. तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा जिसको हम लोग कहते हैं पिरामिडल स्ट्रक्चर. जैसे जैसे पॉइंट बताओ वैसे वैसे लर्न करना है. VS-EPR थ्योरी के बेसिस पे आपने पढ़ा था कि यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर बॉन्ड एंगल आपको मिलना चाहिए था 109 डिग्री 28 मिनट्स. लेकिन VS-EPR ने आपको क्या सिखाया था, लॉन पेयर रिपल्सन सबसे ज्यादा होता है, लॉन पेयर बॉन्डिंग पेयर और फिर बॉन्डिंग पेयर. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बॉन्डिंग पेयर के बीच में रिपल्सन हो रहा है और लॉन पेयर बॉन्डिंग पेयर में भी रिपल्सन हो रहा है. इसलिए एमोनिया के जो 3 ऐसे बॉन्ड होते हैं, एमोनिया में देयर आर 3 NH बॉन्ड. आप देख सकते हैं कि इस टाइप के 3 NH बॉन्ड होते हैं. तो नाइट्रोजन के ऊपर जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसकी वजह से ये क्या होता है, इसका लॉन पेयर और बॉन्डिंग पेयर का रिपल्सन ज्यादा होता है. इसलिए ये तीनों NH बॉन्ड जो है कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, थोड़े से क्या हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट इनसाइड. इसकी वजह से जो बॉन्ड एंगल है बेटा
वो 109 डिग्री 28 मिनट्स की जगह पर कितना मिलेगा हमें 107.8 डिग्री, यहाँ पर कितना मिलता है। तो ये तो बात हो गई एमोनिया की। एमोनिया के बाद क्या आएगा, फॉस्फिन आएगा, आर्सेनिक ये आर्सिन आएगा, ये सारे हाइड्रेट्स आएंगे। अब इसके अंदर हम लोग अगर बॉन्ड एंगल की बात करें बेटा, तो बॉन्ड एंगल जनरली इसके अंदर डिक्रीज होता है, बराबर है। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि पहले तो मैंने ये समझा दिया कि भाई इतना बॉन्ड एंगल होना चाहिए था, लेकिन इतना क्यों मिला, ये सिर्फ एमोनिया के लिए, बराबर है। दूसरा अगर मैं देखूं तो फ्रॉम एमोनिया टू बिस्मुथाइन बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, तो आप जरा ध्यान से देखिए। डाउन द ग्रुप द साइज ऑफ द सेंट्रल एटम गोज ऑन इंक्रीजिंग। आप टॉप टू बॉटम जाएंगे, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये सेंट्रल एटम है। सारे के सारे जो हाइड्रेट है उसमें सेंट्रल एटम कौन है, ई यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। उसका जो सेंट्रल एटम है उसकी साइज कैसे होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और हम ये भी जानते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती जाती है। इसकी वजह से क्या होता है, तो देखो डाउन द ग्रुप साइज ऑफ सेंट्रल एटम गोस ऑन इंक्रीजिंग व्हाइल electronegativity goes on decreasing. As a result, bond pair of electron tend to lie away and away from the central atom. इसकी वजह से बॉन्ड पेयर जो है, लॉन पेयर की बात नहीं चल रही, बॉन्डिंग पेयर जो है वो सेंट्रल एटम से कैसे, देखो सेंट्रल एटम की साइज बढ़ने से क्या होगा, बॉन्ड पेयर जो है दूर चले जाएंगे, बॉन्ड पेयर दूर चले जाएंगे। इसकी वजह से क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन मैक्सिमम एमोनिया में होगा और मिनिमम किस में जाएगा, बिस्मथ हाइड्रेट के अंदर। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, फिर से बता देता हूँ कि भाई नाइट्रोजन टू फास्फोरस, फास्फोरस टू आर्सेनिक, आर्सेनिक टू एंटीमनी, एंटीमनी टू बिस्मथ। हाइड्रोजन तो कॉमन है, बराबर है। तो किस पे फोकस करेंगे, सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम यानी कौन, एमोनिया में नाइट्रोजन, फॉस्फाइन में फास्फोरस, आर्सिन में आर्सेनिक, इस तरह से। तो टॉप टू बॉटम जाएंगे तो एटॉमिक साइज बढ़ेगी, लिखा हुआ है, यस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाएगी। इसकी वजह से होगा क्या, एज अ रिजल्ट बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है, लॉन पेयर को छोड़ दो, बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है लाई अवे फ्रॉम सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम बड़ा हुआ तो बॉन्डिंग पेयर कैसे गई, दूर गई। दूर जाने से क्या होगा, रिपल्सन जो है वो कम होता जाएगा। किस में, बाकी सब में। एमोनिया में सबसे ज्यादा है, क्योंकि मान लो कि एटम छोटा है तो बॉन्डिंग पेयर जो है उसमें रिपल्सन ज्यादा रहेगा। मॉलिक्यूल बीच का सेंट्रल एटम बड़ा हो गया तो ये बॉन्ड पेयर दूर चले गए, इसकी वजह से रिपल्सन कैसा हो गया, मिनिमम। मिनिमम रिपल्सन होने की वजह से क्या हो जाता है, वहां पर बॉन्ड एंगल धीरे धीरे डिक्रीज होने लगता है। चलो क्लियर है इतना। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में पॉइंट डिस्कस करने से पहले आप सीधा ये फोकस करो कि सबसे ज्यादा किसका है। आप देखो फॉस्फीन, आर्सेन, एमोनिया, SbH3 और BiH3, बराबर है। अब हम लोग बेसिक पॉइंट्स पहले डिस्कस कर लेते हैं। देखो मैं आपको सीधी बात बताता हूँ, बॉइलिंग पॉइंट को चेक करने के लिए पहला फैक्टर है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दूसरा फैक्टर है वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सेकंड फैक्टर क्या होता है, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बराबर है। इसको आपको ध्यान में रखना है। एमोनिया के अंदर सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। एमोनिया एक ऐसा मॉलिक्यूल है, मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके बता रहा हूँ कि एमोनिया के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरह से होती है बेटा। चलो यहाँ पर सीखेंगे हम लोग, ये एमोनिया का एक मॉलिक्यूल है, ये एमोनिया का दूसरा एक मॉलिक्यूल है कि नहीं। यहाँ इसके ऊपर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये पॉजिटिवली चार्ज। देखो नाइट्रोजन हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है, नाइट्रोजन की। इसलिए नाइट्रोजन के ऊपर क्या आएगा, नाइट्रोजन एक्वायर्स पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन एक्वायर्स पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, द बॉन्ड बिकम्स पोलर। हाइड्रोजन बॉन्ड की डेफिनेशन में क्या क्या सीखा था हमने, हाइड्रोजन बॉन्ड में ये सीखा था पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे दूसरे एमोनिया के नाइट्रोजन के साथ, बराबर इस तरह से। तो आप देखेंगे क्लियर कट कि एमोनिया के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। द अट्रैक्शन फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन द
positively charged hydrogen and electronegative element from oxygen, nitrogen and chlorine, that is called hydrogen bond. That is called hydrogen bond. तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक फैक्टर है. तो आप देखेंगे कि रेगुलर इंक्रीज फ्रॉम फॉस्फेन टू BiH3. अगर आप एमोनिया को निकाल दो तो फॉस्फेन से लेकर BiH3 तक कैसा दिखता है, रेगुलर इंक्रीज है. बराबर है. तो एक्सेप्शन कहां पर है, सिर्फ एमोनिया के अंदर. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एमोनिया इज हायर देन दैट ऑफ फॉस्फेन आर्सेन. एमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है फॉस्फेन और आर्सेन से भी. तो इसके पीछे का रीजन क्या है, ध्यान से सुनो. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एमोनिया इज हायर देन PH3 एंड ASH3. मैंने ये नहीं बोला कि इसका बॉइलिंग पॉइंट Sp और BiH3 से भी ज्यादा है. वी आर फोकसिंग ऑन ओनली 3. कौन कौन से 3 हाइड्रेट, पहले 3 एमोनिया, फॉस्फेन और उसके बाद आर्सेन. इसके अंदर एमोनिया का सबसे ज्यादा है. क्यों ऐसा है, क्योंकि एमोनिया के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलता है. बाकी सब में इसकी टेंडेंसी कम होने लगती है. दूसरी बात बेटा, वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ एट्रैक्शन. अब जरा ध्यान से देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ध्यान से नोट डाउन करना. फॉस्फरस की है 2.1, आर्सेनिक की 2.0, एंटीमनी की 1.9, बिस्मथ की 1.9, हाइड्रोजन की 2.1. तो कहां से डिफरेंस रहा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, तो वहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा ही नहीं. इसका लिखा हुआ है कि इट डू नॉट फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्ड. क्योंकि देखो डिफरेंस तो होना चाहिए ना. नाइट्रोजन की वैल्यू जो है 3.0 है, 3.1 है. तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्लियर डिफरेंस है. यहाँ पर ये सारी वैल्यू जो है वो हाइड्रोजन के साथ बहुत ही सिमिलर या तो नजदीक की वैल्यू है. इसका मतलब देयर इज नो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. तो बॉन्ड जो है वो पोलर नहीं रहेगा. पोलर नहीं रहेगा तो वहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता नहीं है. इसलिए लिखा जाता है कि फॉस्फीन, PH3 और आर्सेन के अंदर जैसे एमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है वैसे वहां पर नहीं बनेगा. बराबर, क्लियर. तो एक तो टॉपिक क्लियर हो गया हमारा. अब जो बात है सेकंड, आप ध्यान से देखो कि बाकी सारी बातें कहां पर है. फॉस्फीन से लेकर BiH3 तक यानी कि बिस्मुथाइन, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, इंक्रीज होता है. बट ऑब्वियस है एज अ रिजल्ट वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ एट्रैक्शन भी बढ़ेगा. तो ये दूसरा फैक्टर है, मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है. कहां से कहां तक, तो फॉस्फीन, आर्सेन, बराबर है, SbH3 और BiH3. बराबर. इसकी अगर बात करेंगे यहां से यहां जब आप जाओगे तो क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास विल बी इंक्रीजेस. मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा और इसकी वजह से वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ एट्रैक्शन भी बढ़ेगा. ये दोनों चीजें बनने से बट ऑब्वियस है कि बॉइलिंग पॉइंट तो इंक्रीज होगा. एंड रेगुलरली फ्रॉम PH3 टू BiH3, उसमें रेगुलर ट्रेंड है. अगर आप एमोनिया को निकाल दो तो बाकी सारा ट्रेंड रेगुलर है. बराबर है. अब जो आपके दिमाग में सवाल घूम रहा है वो उसका आंसर क्या हो सकता है, जरा ध्यान से देखो. पहली बात मैंने क्लियर कर दी कि एमोनिया का फॉस्फीन और आर्सेन से ज्यादा क्यों है, ड्यू टू H बॉन्डिंग. क्या लिखा है, ड्यू टू H बॉन्डिंग. लेकिन ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, बाकी सब नहीं बनाते. लेकिन फिर भी और एक रीजन यहाँ पर है जिसकी वजह से SbH3 और BiH3 का ज्यादा है. आप देखोगे बेटा तो इसके अंदर वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ एट्रैक्शन काफी ज्यादा होता है. वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ एट्रैक्शन ज्यादा होने से उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बट ऑब्वियसली इंक्रीज होना है. ये हाइड्रोजन बॉन्ड को कंपेंसेट कर रहा है. इसका मतलब कि मान लो कि यहाँ पर H बॉन्ड है या नहीं है, चलो क्लियर है. इसका वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ एट्रैक्शन कम है, इसका मॉलिक्यूलर मास जो है ज्यादा है, इसका मोलर मास कम है. इन दोनों का मोलर मास ज्यादा रहता है. तो यहाँ पर मोलर मास ओवरकम कर जाता है जिसकी वजह से वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बढ़ेगा और इसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट इसके बढ़ जाते हैं. तो यहाँ पर अगर कोई पूछे तो आपको ये रीजनिंग देनी है. क्लियर. चलो तो इतना कंप्लीट करेंगे. उसके बाद हम लोग एक नया टॉपिक जो है डिस्कस करेंगे, दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट. तो बॉइलिंग पॉइंट के बाद वी आर डिस्कसिंग द मेल्टिंग पॉइंट. चलो तो फटाफट लिखो. मेल्टिंग पॉइंट जो है इसका ऑर्डर लिखो बेटा. पहले यहां पर लिखो, मैं लिख रहा हूं MP यानी मेल्टिंग पॉइंट. मध्य प्रदेश, हिंदुस्तान का दिल देखो, ऐसा नहीं है यहाँ का. तो
लिखेंगे PH3 बराबर, देखो फॉस्फीन है ये PH3, फिर यहाँ पर ASH3 बराबर है। तो यहाँ पर देखो PH3 है, आर्सिन है, उसके बाद SPH3 आएगा और NH3, SPH3 और NH3 बराबर, SPH3 और NH3। इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे मेल्टिंग पॉइंट के लिए बराबर है। चलो तो सबसे पहली बात, बिस्मुथ का हाइड्रेट है, उसके अंदर नहीं है इसका कोई भी ट्रेंड, इसलिए नहीं लिखा हुआ है। सबसे पहली बात आप लिखेंगे क्या कि जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो सबसे हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है, बराबर, ये मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट है। H बॉन्डिंग इज प्रेजेंट मैक्सिमम इन एमोनिया, that's why the melting point of ammonia is highest। चलो पहला पॉइंट लिखो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो में सबसे ज्यादा है। अदर हाइड्रेट्स डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, बराबर है, नीचे लिखते चलो, अदर हाइड्राइड्स डू नॉट फॉर्म H बॉन्ड, बाकी सारे हाइड्रेट हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते नहीं है। एंड हेंस मेल्टिंग पॉइंट लोअर, लिखो आगे, एंड हेंस मेल्टिंग पॉइंट लोअर देन एमोनिया। चलो ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट के बारे में इतना। फॉस्फीन से SPH3, दूसरी बात, फॉस्फीन से जाकर SPH3 तक की कहानी क्या है। फॉस्फीन से SPH3 तक जो है मॉलिक्यूलर साइज जो है बेटा, मॉलिक्यूलर साइज बढ़ेगी, मॉलिक्यूलर साइज इंक्रीजेस, लिखो मॉलिक्यूलर साइज इंक्रीज होती है, साथ साथ में उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो भी बढ़ेगा। मॉलिक्यूलर साइज इंक्रीज होती है जिसकी वजह से और एक चीज वहां पर आप मेंशन कर सकते हो क्या कि वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बढ़ेगा। ये फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बढ़ता है। मॉलिक्यूलर साइज बढ़ने से क्या होगी कि वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ेगा, इसलिए ये रेगुलर ट्रेंड है। बाकी सबके लिए रेगुलर ट्रेंड है। आप देखो कि एमोनिया का जो है यहाँ पर है, बाकी इसको अगर हटा दो तो ये रेगुलर ट्रेंड है फॉस्फीन, आर्सिन और SPH3 के लिए। तो यहाँ पर इन तीनों में मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसलिए सबसे ऊपर है, वो सबसे ज्यादा है। तो फॉस्फीन से SPH3 से मॉलिक्यूलर साइज बढ़ेगी, मॉलिक्यूलर साइज बढ़ने से उसका वन ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा और उसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट भी उसका क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। चलो इतना कंप्लीट करो, फिर हम लोग आगे जाते हैं, थर्मल स्टेबिलिटी डिस्कस करते हैं। So we are discussing the thermal stability of group number 15 elements। थर्मली स्टेबल का मतलब ही क्या होता है, नाम से ही पता चल जाना चाहिए ना कि थर्मली स्टेबल यानी कोई टेम्परेचर के साथ रिलेटेड बातें हैं। लो टेम्परेचर में वो डिकम्पोज हो जाए उसको हम लोग थर्मल स्टेबल कहते हैं, या तो टेम्परेचर कितना भी बढ़ा हो तो भी वो डिकम्पोज ना हो, ऐसा कुछ हो गया। सो वी आर डिस्कसिंग दैट थर्मल स्टेबिलिटी। नाउ लुक एट दैट, पहले तो ये काम करो कि ट्रेंड दिमाग में फिट कर लो, फिर इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे कि एमोनिया जो है सबसे ज्यादा थर्मली स्टेबल है और डाउन द ग्रुप ये सारे हाइड्रेट्स जो है उसकी थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होती जा रही है। तो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। नाइट्रोजन से बिस्मथ तक जो है आप देख सकते हैं कि सेंट्रल एटम है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। सेंट्रल एटम की साइज बढ़ रही है, बराबर है। दूसरी बात, नाइट्रोजन जो हाइड्रोजन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड जो बनाता है बेटा, बराबर, उस फॉर्मेशन की जो टेंडेंसी वो डिक्रीज होती जाती है जैसे जैसे नीचे जाएंगे। तो लिखा हुआ है फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड विद हाइड्रोजन डिक्रीजेस, जब कोवैलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन ही डिक्रीज होती जाती है। इसका मतलब इसमें NH बॉन्ड, इसमें PH, इसमें ASH वाला बॉन्ड, SBH और BIH। जनरली लिखूं मैं तो M यानी एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप नंबर 15 और हाइड्रोजन,
इसके बीच की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो क्या होती जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसकी कोवलेंट बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी कम हो रही है, इसलिए ऐसा कह सकते हैं कि हाइड्रोजन इजिली वहां से डिसोसिएट हो सकता है, थर्मल स्टेबिलिटी विल बी डिक्रीजेस। क्लियर है इतनी बात? फिर से बता देता हूं, साइज ऑफ द सेंट्रल एटम इंक्रीजेस, बराबर है। What happened? Formation of this element from nitrogen to bismuth, forming the bond with hydrogen, बराबर है। वो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करने की टेंडेंसी डिक्रीज होती जाती है। इसकी वजह से क्या होता है कि MH बॉन्ड की स्ट्रेंथ वीक हो जाती है और हाइड्रोजन जो है वहां से निकल सकता है। तो इसका मतलब हुआ कि थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होना, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाने से थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। दैट्स व्हाई दिस ऑर्डर विल बी फॉर्म। क्लियर? सेकंड, रिड्यूसिंग कैरेक्टर। रिड्यूसिंग कैरेक्टर इसी से जुड़ी हुई बात है कि रिड्यूसिंग कैरेक्टर के अंदर थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज हो गई तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर बढ़ जाता है। आप देख सकते हैं कि इन दोनों का रिलेशन कैसा है, इनवर्स। थर्मल स्टेबिलिटी कम हुई तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर बढ़ा। क्यों और कैसे? देखिए, जैसे थर्मल स्टेबिलिटी कम हुई तो टेंडेंसी टू लिबरेट हाइड्रोजन बढ़ेगी नहीं, टेंडेंसी टू लिबरेट हाइड्रोजन बढ़ेगी ना। ये बॉन्ड वीक हो रहा है, इसका मतलब कि यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज होने की टेंडेंसी बढ़ रही है। हाइड्रोजन रिलीज होने की टेंडेंसी बढ़ने का यही मतलब है कि किसी और को रिड्यूस करने की टेंडेंसी बढ़ना। ये रिडक्शन का मतलब है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा तो कहीं पर किसी को रिड्यूस कर पाएगा, बराबर। तो टेंडेंसी टू लिबरेट हाइड्रोजन इंक्रीजेस एंड दैट्स व्हाई रिड्यूसिंग कैरेक्टर विल बी इंक्रीजेस। एकदम शॉर्ट और स्वीट तुम्हें समझाया हुआ है, इसके बेसिस पे आपको लर्न करना रहता है। नेक्स्ट है टाइटल हमारा रिएक्टिविटी विथ ऑक्सीजन। चलो, तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, अब दिमाग में ये सब कुछ ना भी पढ़ो ना, बराबर है। तो डोबे की तरह ऐसा देखते हैं रहने का, थोड़ा सोचने का कि भाई किस किस तरह के ऑक्साइड्स बन सकते हैं। थिंक अबाउट दैट। नाइट्रोजन, तो मल्टीपल प्रोपोर्शन का लॉ किसने पढ़ा था? 11th, सालों नहीं भी अभी अभी पढ़ा था, 1 साल हुआ है। ऐसा नहीं कि लॉकडाउन के अंदर ऐसा लग रहा है कि सालों से केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, अभी कुछ याद तो है नहीं, है ऐसा नहीं होना चाहिए, बराबर। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड मल्टीपल प्रोपोर्शन याद कर लो, क्या बना रहा था? NO, N2O, N2O3, N2O4, N2O5 बनाता था कि नहीं, बराबर। कभी देखा फास्फोरस ने, आर्सेनिक ने, एंटीमनी के इतने सारे ऑक्साइड बना दिए उसने? देखा कभी? नहीं देखा ना, तो ठीक है। देखा होगा तो फिर केमिस्ट्री आपने कुछ नई ढूंढी हो अपने हिसाब से, ऐसा भी हो सकता है। चलो, तो नाइट्रोजन हैज अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू फॉर्म विद ऑक्सीजन, क्या बॉन्ड? नाइट्रोजन हैज अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू फॉर्म द p-pi बॉन्ड, बराबर। अब कुछ बच्चे देखते हैं, हाँ ये p-pi बॉन्ड क्या है? हाँ, p-pi बॉन्ड और कुछ भी नहीं है भाई। नाइट्रोजन की p ऑर्बिटल है, ऑक्सीजन की p ऑर्बिटल है, उन दोनों के बीच में अगर पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है उसको क्या कहेंगे? p-pi बॉन्ड है। t-pi मत खिसकाना है, t-pi नहीं है ये, p-pi है। तो नाइट्रोजन हैज अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू फॉर्म द p-pi मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब एक से ज्यादा, हाँ, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड सब आता है आपको। नाइट्रोजन हैज अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू फॉर्म p-pi मल्टीपल बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ये क्या करेगा? नंबर ऑफ ऑक्साइड्स बनाता है। देखो बेटा, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है क्या क्या बनाता है। हाँ, नंबर ऑफ ऑक्साइड देखो, N2O, NO, N2O3, N2O4, N2O5 किस सीक्वेंस में लिखा हुआ है आप देखोगे तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट का वेरिएशन जा रहा है। देखो ऑक्सीडेशन स्टेट का वेरिएशन जा रहा है कि नहीं, +1, +2, +3, +4, +5 ये सारे के सारे हैं, बराबर। तो N2O जो है उसको आप लोग क्या कह लो? नाइट्रस ऑक्साइड कह सकते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रिक ऑक्साइड NO का मतलब नो नहीं, नाइट्रिक ऑक्साइड, बराबर। डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन टेट्रोक्साइड, डाई नाइट्रोजन पेंटोक्साइड, बराबर। जोरदार, आईडी क्रैक कर ही लोगे इस बात को, बहुत जबरदस्त आता है आपको। P4O6 को क्या कह सकते हैं? टेट्राफॉस्फोरस हेक्सोक्साइड, टेट्राफॉस्फोरस डेकोक्साइड। P4O8 मिलता है, थोड़ा कम रहता है। टेट्राफॉस्फोरस ऑक्टो, बराबर है। हाँ, तो ऑक्टेन के हिसाब से ऑक्टोसाइड। आर्सेनिक है, टेट्रा आर्सेनिक हेक्सोक्साइड, टेट्रा आर्सेनिक डेकोक्साइड। एंटीमनी में भी आप लिख सकते हो, बराबर है। तो Sp4O6, बराबर। ये सारे ऑक्साइड साथ में लिखते जाइए, मेक अ टेबल, और उसका फटाफट आप कर सकते हैं। देखो, कई बार H4O6 को ऐसे भी लिख, देखो मैं तुम्हें एक सीधी सी बात बताऊं, कुछ रेफरेंस बुक में मेरा ये P4O6 को 2 मोल्स ऑफ P2O3 भी
कंसिडर करेंगे तो ये ट्राइऑक्साइड हो गया, फास्फोरस ट्राइऑक्साइड, ये फास्फोरस पेंटॉक्साइड। तो ऐसा भी नाम लिखा हो सकता है। तो P4O6 और P4O10 जो है वहां पर आपको फास्फोरस ट्राइऑक्साइड और फास्फोरस पेंटॉक्साइड भी मिलेगा। इसी तरह से P4O8 के अंदर भी आपको फास्फोरस टेट्रा ऑक्साइड मिल सकता है, बराबर है ऐसा। तो ऐसा नहीं कि सर ने बोल दिया ये, हाँ तो ये भी सही है भाई, हाँ टेट्रा फास्फोरस डाइऑक्साइड भी सही। 2 मोल P2O5 के लिखेंगे तो लिख सकते हैं फास्फोरस पेंटॉक्साइड, वेरी गुड। इसी तरह से आर्सेनिक में भी अगर यहाँ पर AS2O3 आप देखो 2 को कॉमन निकाल दो तो 2 मोल्स ऑफ AS2O3 लिखोगे तो आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड और फिर पेंटॉक्साइड। इसी तरह से एंटीमनी जो है, कौन सी मनी भाई, एंटीमनी, तो ये एंटीमनी ट्राइऑक्साइड और एंटीमनी पेंटॉक्साइड हो जाएगा। चलो क्लियर है। ये तो आप Bi2 को तो जानते हो ना, Bi2O3, ये क्या लिखा हुआ है मैंने, Bi2O3, बराबर। अच्छा चलो ठीक है। अब ध्यान से देखना, ऑक्सीजन के अंदर ऐसे ऐसे डांसू क्वेश्चंस आते हैं ना, ऑक्साइड्स, बराबर है। सबसे पहली बात ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल एसिडिक, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। मेटलोइड्स एम्फोटेरिक, मेटल बेसिक। देखो एसिडिक नेचर मालूम है आपको, बेसिक नेचर आपको मालूम है। एम्फोटेरिक यानी एम्फोटेरिक नेचर यानी बीच वाला नेचर, बराबर। बीच वाला नेचर यानी कैसा, मान लो कि वो वाला नहीं भाई, बीच वाला नेचर यानी देखो फर्म डिसीजन हो तो पता चल जाता है कि यही चीज है, या तो ये है या ये भी ना हो, ये भी ना हो, तो और क्या हो सकता है, तो वो एम्फोटेरिक। अब एम्फोटेरिक कुछ भी नहीं, समझने वाले समझ जाते हैं। एम्फोटेरिक का मतलब ये भी रहता है कि भाई कोई अगर ऐसा ऑक्साइड है जो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर ले हुए, बेस के साथ भी रिएक्ट कर ले हुए, बराबर, उसको क्या कहेंगे हम लोग, एम्फोटेरिक ऑक्साइड कह सकते हैं। आएगा पढ़ेंगे, आगे आएगा, चिंता मत करो। चलो नेक्स्ट है, देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर एसिडिक ऑक्साइड। जो भी एलिमेंट है उसकी अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा कैसी है, ज्यादा है, तो इसका मतलब वो जो भी ऑक्साइड बनाएगा वो एसिडिक बनाएगा। अब खुद चेक कर लो, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, मुखिया, बाप यानी नाइट्रोजन, तो उसके ऑक्साइड्स कैसे है, एसिडिक इन नेचर होते हैं जनरली। अच्छा एक और पॉइंट, among the oxides of the same element higher oxidation state more acidic, अगर तुम सिर्फ कंपैरिजन करना चाहो, बराबर है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं, जैसे कि मैं यहां पर एक दो ऑक्साइड लिखूंगी भाई, चलो N2O3 है और N2O5 है, कोई आपको ऐसे पूछ ले कि भाई इन दोनों में से एसिडिक कौन, बराबर। मुन्ना बोलेगा मैं बताऊंगा तो बोल, बराबर। तो यहाँ पर देखो नाइट्रोजन का जो है 2x = 6 है, तो यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पर +5 है। पॉइंट क्या लिखा हुआ है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट मोर एसिडिक, खत्म हो गया। तो ये ट्रेंड जो है ना वो फॉलो करना। N2O +1 +2 +3 +4 +5, जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती जाती है वैसे वैसे एसिडिक होता जाता है। हालांकि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि पहले दोनों जो है वो न्यूट्रल है, ये भी नोट डाउन करो। ये सारी बातें एमसीक्यू के अंदर कहीं ना कहीं पे पूछ लेते हैं भाई, ऐसे ये सब कुछ लिखा नहीं है, वरना टेक्स्ट बुक में तो इतना सारा है, खत्म करने को तो 2 मिनट में हो सकता है। चलो नेक्स्ट देखेंगे, अलग अलग एलिमेंट हो तो क्या करेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर N2O3 है, फास्फोरस ऑक्साइड है, आर्सेनिक है, ये सब है। उसमें से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, नाइट्रोजन। यहाँ पर लिखा ना अभी कि जनरली ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर एसिडिक ऑक्साइड, तो ये ऑक्साइड कैसा है भाई, एसिडिक है। फिर यहाँ पर ध्यान से पढ़ो, आर्सेनिक और एंटीमनी का मैंने क्या लिखा है नीचे, एम्फोटेरिक, क्या लिखा हुआ है, एम्फोटेरिक, और नीचे क्या लिखा है, बेसिक। तो टॉप टू बॉटम जब हम लोग आएंगे, टॉप टू बॉटम यानी नाइट्रोजन के ऑक्साइड से लेकर बिस्मथ के ऑक्साइड तक बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है। क्या बढ़ता है, शाबाश, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा। पेंटॉक्साइड के बारे में लिखा हुआ है ट्रेंड, बराबर है कि ये एसिडिक कैरेक्टर के बेसिस पे लिखा है, ये पेंटॉक्साइड के बेसिस पे है। ये ट्राइऑक्साइड का है, ये पेंटॉक्साइड का है, ये सेम एलिमेंट का है, डिफरेंट एलिमेंट में ट्राइऑक्साइड का और ये पेंटॉक्साइड का। चलो तो ये चीज याद रखनी है। दूसरी बात, हैलाइड्स, बराबर है। हैलाइड्स जो है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि भाई हैलाइड्स जो है यहाँ पर हैलोजन के साथ हैलाइड्स, बराबर है,
हैलाइड्स के अंदर रिएक्शन कैसे जाएंगे, तो कोई भी अगर एलिमेंट हैलोजन के साथ, तो दिमाग में सोचो जरा, फास्फोरस के कौन से वेल नोन हैलाइड्स है, बराबर है, PCl3 PCl5 पढ़ा था ना, केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ा था आपने। तो आप देख सकते हैं कि कौन कौन से टाइप के हैलाइड्स बना सकते हैं। देखो हैलाइड्स का बहुत ही शॉर्ट कर दिया हुआ है, जितना जरूरी है उतना, बराबर। MX3 और MX5, PCl5, नाइट्रोजन डू नॉट फॉर्म पेंटाहेलाइड्स, नोट करो इसको, नाइट्रोजन पेंटाहेलाइड नहीं बनाता है। कोई बोले NCl5 ना बने घूंचू, इसमें है ना वो नहीं है, वो यानी क्या, डी ऑर्बिटल, इसके अंदर डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है नहीं, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। इसका रीजन क्या, यहां पर लिखो एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, इसके पास है ही नहीं डी ऑर्बिटल, तो कैसे बनाएगा पेंटाहेलाइड है। चलो ठीक है, पेंटाहेलाइड जो भी है इस पूरे ग्रुप के, पेंटाहेलाइड्स मोर कोवेलेंट देन ट्राइहेलाइड्स, ये नोट डाउन करो। पेंटाहेलाइड ज्यादा कोवेलेंट होते हैं ट्राइहेलाइड से, इसका मतलब MX5 कोवेलेंट है, MX3 जो है वो कम कोवेलेंट है, बराबर है। फिर ये बहुत बार आ चुका है, नाइट्रोजन के जो हैलाइड्स है ट्राइहेलाइड्स, उसमें से ऑलमोस्ट सारे अनस्टेबल है, लेकिन सिवाय एक को छोड़ के NF3, नाइट्रोजन जब फ्लोरीन के साथ बनाएगा तो स्टेबल है, एमसीक्यू में पूछा जाता है। ट्राइहेलाइड एक्सेप्ट BiF3 आर कोवेलेंट, ये भी पॉइंट जो है नॉलेज बेस्ड है बेटा, ये जितने भी पॉइंट मैं अभी आपको समझा रहा हूँ वो नॉलेज बेस्ड पॉइंट है, तो इसको जरा अपनी नोटबुक के अंदर लिखते रहो, बराबर है। फिर चलो रिएक्शन या तो मेटल के साथ क्या क्या कर सकता है ये ग्रुप के एलिमेंट्स, तो मैंने आगे समझाया हुआ है, फिर भी एक बार आपको बता देता हूँ, बराबर। फटाफट चलो सबसे पहले नाइट्रोजन मेटल के साथ तो क्या लिखेंगे, Ca3N2, कैल्शियम नाइट्राइड, क्या लिखेंगे, कैल्शियम नाइट्राइड, Ca3B2 क्या बनेगा, कैल्शियम फॉस्फाइड, क्या लिखेगा, कैल्शियम फॉस्फाइड, बराबर। बोला बोला फिर कौन सा नाइट्रोजन फॉस्फोरस, फिर क्या आएगा, आर्सेनिक, आर्सेनिक का अभी समझाया था आपको, Na3AS, सोडियम आर्सेनाइड, क्या लिखेंगे, सोडियम आर्सेनाइड, बराबर, लिखते जाओ सोडियम आर्सेनाइड। सोडियम आर्सेनाइड के बाद जिंक स्टीबाइड था बेटा, Zn3, बराबर है। जिंक स्टीबाइड का फॉर्मूला क्या होगा, जिंक स्टीबाइड का Zn3 और Sb2, तो ये लिखेंगे जिंक स्टीबाइड, जिंक स्टीबाइड। और लास्ट वाला एलिमेंट कौन सा है बताओ जरा, लास्ट वाला एलिमेंट हमारा बिस्मथ है, बिट्टू, तो उसको क्या लिखेंगे, Mg3Bi2, यानी मैग्नीशियम बिस्मुथाइड, IDE लगता है देखो सब में जनरली, IDE, बिस्मुथाइड, स्टीबाइड, आर्सेनाइड, फॉस्फाइड, नाइट्राइड, बराबर है। तो ये सारे है, टाइटल इसको देना है कुछ भी नहीं है, कंपाउंड्स या तो रिएक्शन विद मेटल करके टाइटल, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल कर दो। यहाँ तक हमारे केमिकल ट्रेंड्स जो है सारे के सारे खत्म हो जाते हैं कि भाई इसको